सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो नॉर्थ इंडिया का ये पहला स्किन बैंक है, अभी ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया। नई दिल्ली में जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वहां पे। वैसे आपको बता दूं देश में वर्तमान में टोटल 16 स्किन बैंक है। 7 महाराष्ट्र में मिलेंगे, 4 चेन्नई में है, कर्नाटक में 3 हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक एक हो गए, और अब ये 17वां नई दिल्ली में है। आपको पता है जिस तरह से हम ऑर्गन डोनेट करते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, वैसे ही हमारी जो स्किन है वो भी डोनेट की जाती है। क्योंकि कई इस तरह के मामले होते हैं जिसमें स्किन खराब हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति जल गया, उसकी स्किन खराब हो गई, स्किन कैंसर हो गया, तो वहाँ पे स्किन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। तो याद रखना उत्तर भारत का यह पहला स्किन बैंक है जो शुरू हुआ है नई दिल्ली में। अच्छा, एक साइंस का प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हमारी जो स्किन होती है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, या उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? कुछ ऑप्शन भी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि अल्फा किरेटिन हो गया, एक बीटा किरेटिन भी होता है, ओसिन हो गया, कोलेजन हो गया, और हाँ 4 ऑप्शन हो गए ना। तो ठीक है, बताओ उत्तर क्या होगा इसका सही। बाकी अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि अभी उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको हरियाणा के गोरखपुर में। और देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य ये केरल बन गया है। वहीं भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? बेंगलुरु में। और भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी किसने जारी की? HDFC बैंक ने। और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बना? यूनियन बैंक। तो साथ में ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में टॉप पे शहर कौन सा है? तो आंसर होगा वियना। बात कर रहे हैं यहाँ पे लिवेबिलिटी इंडेक्स की, यानी कि रहने के योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है। ये उसका सूचकांक है जिसको किसने जारी किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। रहने योग्य अच्छा शहर मतलब जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्कृति, पर्यावरण, इन सब मामले में अच्छा हो। तो इस तरह से पहले नंबर पे है ऑस्ट्रिया का वियना। और वियना से मैंने आपको बताया है कई बार, ये किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। और यहीं पे आपको ओपेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। सेकंड पे है डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। और तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। और भारत में बात करें तो नई दिल्ली और मुंबई 141 नंबर पर है, और चेन्नई 144 नंबर पर है। और अगर इसका उल्टा बात करें, यानी कि सबसे लास्ट पे कौन है, यानी कि रहने के मामले में सबसे खराब शहर इसके अनुसार, तो सीरिया की कैपिटल दमिश्क है 173 नंबर पे। बाकी अगर आपसे पूछे कि अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है, 126 नंबर पे है, टॉप पे फिनलैंड है। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया, उसमें भारत 161 नंबर पे है, टॉप पे नॉर्वे है। अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आया, उसमें भारत 131 नंबर पे है, तो टॉप पे सिंगापुर है। और हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे स्थान पे है, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना है। अभी वर्ल्ड बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 38 नंबर पे है। और दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में टॉप पर है न्यूयॉर्क। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहले प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आचार्य N गोपी। तो प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ये पहली बार दिया गया। एक्चुअली में तेलंगाना आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे ये कोठापल्ली, तो उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जा रहा है, पहली बार दिया जा रहा है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मिला किसे? आचार्य N गोपी को मिला है। ये कवि और आलोचक हैं, तो ये इनका नाम ध्यान रखना। बाकी आप जानते हो अरुंधति रॉय के बारे में अभी हमने पढ़ा था, 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार मिला। और आपको बता दूं मेन बुकर पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला भी हैं, इसलिए भी इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है। और सलमान रुश्दी लेखक हैं, अभी इनकी लेटेस्ट कौन सी बुक आई? विक्ट्री सिटी। और अभी जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार जीता इन्होंने। बाकी शिव शंकरी, अभी सरस्वती सम्मान मिला इन्हें। चलो बताओ इनके किस उपन्यास के लिए इनको ये सरस्वती सम्मान मिला? जिस तरह से अभी
ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला था उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। आप जानते हो भी 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? गोरखपुर की गीता प्रेस को। और अभी हमने पढ़ा था रामचंद्र गुहा का नाम, इनकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता था। तो ये नाम भी चर्चा में रहे, अभी ध्यान रखना इनको भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज को लिखा है? तो आंसर होगा अंकित खेमका ने। तो प्रसिद्ध लेखक अंकित खेमका ने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है सिम्फनी टू जैज, जो व्यापार जगत में रचनात्मकता, टीम वर्क और नवीनता की एक आकर्षक खोज के बारे में बताती है। बाकी रस्किन बॉन्ड अभी इन्होंने द गोल्डन ईयर्स नाम की बुक लिखी। अमिताभ कांत मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की बुक लिखी। और नारायणन वाघुल अभी रिफ्लेक्शन नाम की बुक लिखी थी जिसको लॉन्च किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो ये बुक से इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए अभी नाविक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जून को। तो नाविक दिवस यानी कि डे ऑफ सी फेयरर, ये उन सभी लोगों को समर्पित एक विशेष दिन है जो खारे पानी के साथ मिलकर काम करते हैं। और इस बार की थीम क्या है? मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। तो चलो जून के एक बार इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, 15 जून को ही ग्लोबल विंड डे, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया। चलो यूं बताओ अभी 2-3 डे और रह गए हैं। कौन कौन से डे रह गए? चलो ये आपका होमवर्क प्रश्न हो जाता है, लिखो कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना में हैदराबाद के पास रंगा रेड्डी जिले के कोंडाकल गांव में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने तेलंगाना की ही कंपनी है मेघा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यहाँ पे हर साल 500 कोच और 50 रेल इंजन बनाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भारत में आपको 4 रेल कोच फैक्ट्रीज मिलेगी, चेन्नई में, कपूरथला पंजाब में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में और महाराष्ट्र के लातूर में। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बना, तो सीरिया बना। देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम ये कहां बना? बिहार में। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल कहां पे खुला? तमिलनाडु में। और किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा भारत? 2026 तक। वैसे बात यहाँ पे तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना की स्थापना होती है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। हमने पढ़ा था अभी सीएससी रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना राज्य पर्यावरण प्रदर्शन में पहले स्थान पे है। और तेलंगाना के सिद्दीपेट में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बन रहा है। अभी तेलंगाना सरकार ने महिला कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की थी? साहस। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया तेलंगाना ने। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी गई हैदराबाद में। और अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण भी किया जिसकी हाइट है 125 फीट, हुसैन सागर झील के किनारे स्थित है। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। और किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का 20वां संस्करण का आयोजन हुआ? हैदराबाद में। भारत में पहली बार फॉर्मूला ई प्रिक्स का आयोजन हुआ हैदराबाद में। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पे लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको हैदराबाद में। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहां पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। और हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। संत रामानुजाचार्य जी की 216
फीट ऊंची प्रतिमा है। वैसे भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम मिलेगा हैदराबाद में, और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है हैदराबाद में ही। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो चलाया था। और तेलंगाना में 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? यहाँ का रामप्पा मंदिर, जिसे काकते रुद्रेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। बथुकम्मा त्योहार, फूलों का त्योहार, वो भी तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नाम से अपनी पहली बुक लिखी है? तो आंसर होगा अमित कुमार झा। तो प्रसिद्ध डिजिटल मार्केटर अमित कुमार झा ने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। और बाकी अभी A.K. भट्टाचार्य, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाम से बुक लिखी। अश्विंदर आर सिंह, मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नाम की बुक लिखी। और विजय दर्डा, रिंगसाइड नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रूबी सिन्हा को। ब्रिक्स CCIW मतलब क्या हो गया? ब्रिक्स मतलब तो हम अभी देखेंगे। CCI मतलब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और W मतलब वुमेन। इसे भौगोलिक क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पहल और नीतियों पर मुख्य ध्यान देने के लिए बनाया गया। और रूबी सिन्हा, इनको अभी इसका अगला 3 सालों के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। ये किनका स्थान लेंगी? शबाना नजीम का। बाकी ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये 2010 में जुड़ा था। और ब्रिक्स बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, उसके भी नए अध्यक्ष बनी थी कौन? दिल्मा रूसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी नया 9th नंबर का मेंबर कौन सा बना था, ये आप लोग बताओ। वैसे ब्रिक्स की अध्यक्षता 2023 में ये साउथ अफ्रीका कर रहा है। बाकी नंदिनी गुप्ता, अभी मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता इन्होंने, ये राजस्थान से हैं। तो जो पॉइंट्स बताइए ध्यान रखना। बाकी देखो, जिस तरह से आपने कहा, इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता ये साउथ अफ्रीका के पास में है। और अगर क्वाड की अध्यक्षता अभी कहाँ पे हुई थी? जापान में। होने वाली तो ये ऑस्ट्रेलिया में थी, लेकिन जापान में हो गई, क्योंकि जापान अभी G7 की अध्यक्षता भी कर रहा है। तो ये सारे लोग वहीं मिल गए थे भाई। क्वाड में 4 देश आते हैं ना, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये वहीं मिल गए और वहीं इन्होंने कर ली मीटिंग। आसियान की अध्यक्षता इस साल इंडोनेशिया के पास है। G20 की तो भारत के पास है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हसमुख अधिया। गिफ्ट सिटी ये है क्या? तो ये एक ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जिसे ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट परियोजना के तहत गांधीनगर महानगरीय क्षेत्र में विकसित किया गया। ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो गिफ्ट सिटी का उद्देश्य क्या है? भारत के बढ़ते वित्त और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए एक स्मार्ट सिटी बनाना। और अभी हमारे पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्व सचिव हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बाकी अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने जनार्दन प्रसाद। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल हैं, जबकि अमित अग्रवाल UIDAI के CEO हैं। अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने भी 24 जून को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण का उद्घाटन किया। ये स्मारक श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है और उन बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। तो ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, तो ध्यान से सुनना। देखो, पहला प्रश्न पूछा था, दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? बिहार में। फिर पूछा, पहले ACC अंडर 23 वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की विजेता टीम रही है भारत। ये हुआ था हांगकांग में, भारत ने बांग्लादेश को हराया। और अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कहां आग्नेयास्त्र वन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा लद्दाख में। फिर आपसे पूछा, अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबाधा योजना को मंजूरी दी? तो आंसर होगा उड़ीसा। फिर पूछा, अभी हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की
छात्राओं के लिए कहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम शुरू की गई? तो आंसर होगा राजस्थान। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। फिर पूछा अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बना? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर पूछा स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2023 का दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे दिया? सिंगापुर एयरलाइन को। अभी विश्व हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया? 21 जून को। फिर बताओ अभी भारत ने किस देश के साथ रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका के साथ। और हाँ गाइस, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहाँ पे? क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिसे इंस्टॉल आप कर लेना और इन सभी पॉइंट्स का, इन सभी सुविधाओं का फायदा उठाना। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर मैस्कॉट क्या है? तो आंसर होगा मोगा। ये होंगे गोवा में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।